नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं अपने द्वितीय सत्र के बच्चों के लिए उनके पाठ्यक्रम की कहानी आतिथ्य पर बात करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप इस बातचीत से ज़रूर लाभ उठाएंगे और मेरे आपसे अपील है कि आप जो भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ उसको अपने साथियों के साथ पूरी तरह साझा कर लिया करें। कुछ बच्चे जुड़ पाए हैं, कुछ नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, तो इसी कारण से आज आपको इसी कहानी का मैंने टास्क दिया हुआ था सुबह 12 बजे तक पढ़ने के लिए। तो कुछ बच्चों ने पढ़ी और बोला था कि इसके बारे में कुछ लिखें, तो कुछ बच्चों ने लिख के भी मुझे इनबॉक्स किया अपना लिखा हुआ। तो इसी तरह से और इससे ज़्यादा अच्छा उम्मीद यही नहीं है, कुछ बच्चों ने किया। सारे बच्चे इन दिनों कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं। टिकटॉक के वीडियो कम देखें और हंसी मजाक को जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन अगर सरकारों ने कोई ऐसा हमें ऑर्डर दिया है कि आप उनको पढ़ाएं ताकि बच्चे पढ़ाई से विमुख ना हो जाएं, वो दूर ना चले जाएं, तो आप इस ओर भी जरूर इसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम रखें। क्योंकि एक लेक्चर बनाने के लिए, ऑनलाइन एक लेक्चर तैयार करने के लिए कितनी मेहनत एक टीचर को करनी पड़ती है, इससे शायद आप वाकिफ नहीं हैं। क्लास में पढ़ाना इससे बहुत आसान होता है। तो ठीक है, यही बातचीत थी, यही आपसे अपील थी कि आप इसको साझा सबके बीच कर लें। जिनके पास जो जुड़े हैं ग्रुप के साथ वो भी, और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी आप अपने मित्रों को साझा कर दें। और किसी और कॉलेज का भी अगर है, कोई विद्यार्थी हो, आपका सज्जन हो, अगर वो चाहता है, उसके पास कोई मदद का मटेरियल नहीं है, तो आप उसको आप साझा कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह कहानी है यशपाल जी की। यशपाल हिंदी कहानी में प्रगतिशील यथार्थवादी रचनाकारों में गिने जाते हैं। तो उनकी कहानी आतिथ्य पर हम जो है वो बात कर रहे हैं। आतिथ्य का अर्थ क्या होता है? आतिथ्य अर्थात मेहमान नवाजी। अतिथि से आतिथ्य बना है। हम घर में आए हुए मेहमान का जो आदर सत्कार करते हैं उसे आतिथ्य कहा जाएगा। तो आतिथ्य आपको समझ आया होगा। प्रस्तुत कहानी जो है वो, अगर मैं आपको इसके कथ्य से आपको परिचित करवाने की कोशिश करूं, तो प्रस्तुत कहानी जो है वो दो मानसिकताओं, एक मानसिकता जो शहर की गांवों के प्रति है, यानी कि दूर दराज पहाड़ी इलाकों के प्रति है, और एक पहाड़ी इलाकों की शहर के इन मैदानी इलाकों के लोगों के लिए जो मानसिकता रूढ़ हो चुकी है। दोनों तरफ की रूढ़ मानसिकताओं का त्रासद वर्णन इस कहानी में हमको देखने को मिलता है। यह है इसकी कथ्य या इसकी कथा वस्तु। अब आप इसको त्रासद वर्णन कैसे कहेंगे, कैसे नहीं कहेंगे? दो मानसिकताएं ये रूढ़ हैं या नहीं है? ये रूढ़ मानसिकताएं क्या है? हमारी कहानी का नायक रामशरण पहाड़ों के आतिथ्य को लेकर, अतिथि सत्कार को लेकर बहुत उत्सुक है। उसके अंदर एक कल्पना है कि पहाड़ी जो गांव के जो लोग होते हैं वह आए हुए मेहमान के आतिथ्य के लिए आपस में झगड़ा कर लेते हैं। ये उसके दिमाग में एक कल्पना है जो कि रूढ़ हो चुकी है। और उधर दूसरी तरफ क्या रूढ़ हो चुका है? पहाड़ी उन दूर दराज गांव के इलाकों में जो है वो ये बात रूढ़ हो चुकी है कि जो नीचे के गांव के जो शहरों के जो लोग आते हैं वे बदमाश होते हैं, वह खराब होते हैं, वे हमारे घर की इज्जत, हमारी लड़कियों स्त्रियों को भगा ले जाते हैं। ये बात रूढ़ हो चुकी है। तो इन दोनों मानसिकताओं के रूढ़ होने का जो प्रतिफल है उसमें मानवता किस तरह से पिस रही है, उसका चित्रण जो है वो इस कहानी में एक त्रासद चित्रण जो है वो मिलता है। तो हम बात करेंगे कि कथा है क्या, कहानी है क्या, कथा वस्तु है क्या। कहानी ये है कि रामशरण नाम का एक पात्र है जो आर्थिकी विभाग में क्लर्क हो गया है 3 साल से, और जो 6 महीने की ड्यूटी जो है दिल्ली में करता है और 6 महीने के लिए शिमला में चला जाता है। इसी तरह से लेखक ने इस दौरान, और जो है वो पहाड़ी शिमला का वातावरण जो है वो भी
उकेरा है उसका भी वर्णन किया है, और इधर जहां का वो मूल निवासी, जहां का वो पैदा हुआ है, मेरठ की धरती का भी जो है वो वर्णन लेखक ने किया हुआ है। तो इसके आगे कहानी पात्र के साथ चलती है। असल में कहानी जो है वो यात्रा वृतांत की तरह है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नायक वह है ही यात्रा पर निकल पड़ा। तो वह जो हमारा नायक है रामशरण, वह अपने ऑफिस से 3 महीने की छुट्टियां ले लेता है और सोचता है कि वह इस बार पहाड़ी इलाकों की सैर करेगा। शिमला से दूर दराज इलाकों के जो दूर दराज पहाड़ी गांव हैं वहां पे वो घूमेगा, रहेगा। इसके लिए वो 3 महीने की छुट्टी ले लेता है और वो निकल जाता है। कुछ कंबल वगैरह अपने झोले में डाल लेता है, टारच ले लेता है। तो एक उत्सुकता के साथ, एक कल्पनाओं की दुनिया में घूमता हुआ वो यथार्थ से टकराता है जाकर। तो यथार्थ उसकी कल्पना से बहुत कड़वा निकलता है। जरा देखिए कि वो निकल गया है पहाड़ों की सैर करने के लिए, और चलता चलता उसको पहाड़ी जो इलाका है वो कितना वृक्षों से घना है, जंगल हैं, उन जंगलों में जंगली जानवर हैं और रीछ, चीता, बाघ। तो इसकी जानकारी उसको एक पहाड़ी बुजुर्ग से मिल जाती है। जो बुजुर्ग उसको मिलता है, जो उससे सिगरेट की फरमाइश करता है, और वो उसने काफी सारे सिगरेट लेके रखे होते हैं, वो उसको दे देता है सिगरेट। और फिर वो आसपास के जहां वो जाना चाहता है, उसको तो पता भी नहीं भी कहाँ जाना चाहता है, लेकिन वो आसपास के कुछ गांव की जानकारी लेता है ताकि वो कहीं जा सके, और रात पड़ जाने पर, अंधेरा हो जाने पर वह कहीं आराम से रह सके और पहाड़ी आतिथ्य को जान सके या उसका एक सुख पा सके। जो उसके अंदर एक सुख की लालसा भी थी, उत्सुकता भी थी, इस सुख को पाने के लिए वह चल पड़ता है। और चलता चलता उसको कठिन दुर्गम पहाड़ी रास्ते से गुजरते गुजरते अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा इतना हो जाता है कि उसको आसपास कहीं कोई गांव नहीं दिख रहे होते हैं। तो चलते 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 अंततः वह एक गांव के आसपास पहुंच जाता है बड़ी मुश्किल से। तो समय रात का जो होता है वो 7 बज चुके होते हैं, अंधेरा, घने जंगल हैं, घने जंगलों में ऐसे भी अंधेरा हो गया है। वह लड़खड़ाते कैसे कैसे करके लेखक ने इसका बड़ा बारीकी से वर्णन किया हुआ है। जो पहाड़ी दुर्गम रास्तों में जो कष्ट होता है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण लेखक ने किया है। तो वह चलते चलते एक भटके हुए मुसाफिर की तरह जाके एक पहाड़ी गांव, दूर दराज पहाड़ी गांव के पास पहुंच जाता है, जहां पे उसको गांव का वातावरण देखिए लेखक ने बुना हुआ है, जिसमें कुछ आदमियों से पहले कुत्ते जो हैं वो आदमी को पड़ जा रहे हैं। तो वह उनको कोशिश करता है इधर उधर भगाने की, और फिर बात करता है उस गांव के लोगों के साथ। बोलता है कि भाई मैं मुसाफिर हूं, तो जो भी है कोई ढिबरी लेके अपने गांव का, जैसा पहाड़ी गांव का एक अपना रहन सहन है, उसके हिसाब से उसका वातावरण बुनते हुए उन लोगों का जो रवैया या उनका जो राय, उनका जो अंदर जो एक मानसिकता जो रूढ़ हो चुकी है वह सामने आती है इस घटना, इस जगह पर जाकर कहानी में। कि पात्र जो है वो हमारा जो मुख्य पात्र या कहानी का जो नायक है रामशरण, अब उनके बीच पहुंच चुका है और वह कह रहा है कि मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए। लेकिन वो उसको कह रहे हैं तुम बदमाश लोग होते हो, तुम चोर लोग होते हो, आ जाते हो वहां से उठकर मुसाफिर बन के, और ये है वो है। तो वो सारे 2-4 लोग जो है वो इकट्ठे होकर आ जाते हैं, उसको मारने धमकाने की कोशिश करते हैं। कुछ काटने के हथियार जैसा भी जो है वो लेके आ जाते हैं साथ में, और उसको मारते हैं या नहीं ये नहीं कह जा सकता, लेकिन उसको डराते धमकाते कि तुझे काट देंगे, तुझे ये कर देंगे, तुम चले जाओ यहां से चुपचाप, और इधर दोबारा कदम रखने की कोशिश मत करना। ऐसी स्थिति में अब लेखक जो हमारा जो पात्र है, जो शहरी वातावरण का है, वह घबरा जाता है। उसको लगता है, वो मन ही मन पछताता भी है कि मैंने क्या कर लिया अपने आप को, जो ही मुसीबत में डाल लिया है। और ऊपर से बादल चढ़े हुए हैं, बारिश होने को है, और कोई सहारा, कोई ठोर ठिकाना नहीं बन रहा है उसको। अंततः वह निराश होकर टूटा हुआ निकल आता है, थका हारा है, पूरे दिन की थकान, सफर की थकान जो है उसके अंदर है, आ जाता है और बैठ जाता है एक पहाड़ी को चढ़ते हुए एक अखरोट के पेड़ के साथ वो टेक लगाकर बैठ जाता है। तो बारिश शुरू हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। इसी के साथ वह कंबल यानी कि ले लेता है और डरता है जंगली जानवरों से, इधर से
कई भयानक आवाजें जंगल से जो है वो आ रही हैं, अलग अलग जानवरों की, और उधर से गांव से कुत्तों के भौंकने की आवाज है। यानी कि एक कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्राकृतिक दृष्टि से वो एक भयावह या भयानक दृश्य जो है वो बना हुआ है, और इस भयानक दृश्य में वह बहुत सहम गया है। इतना सहम गया है कि वह अपनी सांसें तक गिनने लग गया है। ऐसी स्थिति में जब वह लगा हुआ है, देख रहा है टाइम रात बीत जाए कहीं, किसी तरह से लगता नहीं है उसको कि मैं आज बच पाऊंगा, तो इसी तरह से वह अपने गिन रहा है, यानी कि अपनी सांसें गिन रहा है। 200, 250, 300, 400 के आसपास वो अपनी सांसें गिनते गिनते जब यहां तक पहुंचा हुआ है, तो कोई आकर उसके कंबल को हिलाता है, उठाने की कोशिश करता है। वह नहीं निकलता है, डरते हो कि अब कोई जंगली जानवर उसको खा देगा, चीर देगा, और मन ही मन सोच रहा है कि अब नहीं बाहर निकलने से भी क्या होगा। तो अपनी एकदम तो एक यानी कि वो जो व्यक्ति था जो बाहर था वह व्यक्ति ही था, और वो कहीं आसपास के उसके घर थे, उसने कहीं ये देखा होगा कि वो यहाँ पहुंच कोई एक मुसाफिर है जिसके साथ ऐसा हुआ है। जब सारे लोग सो गए हैं तो वो उसको पकड़ के उठा के ले जाता है अपने घर, और अपने घर में बिठा लेता है, अंदर ले जाता है कि चल तू यहां मर जाएगा, जो हालत है इस तरह से। तो ले जाने के बाद जब वो अंदर चला जाता है तो अब एक पहाड़ी ग्रामीण जो रहन सहन है वह किस तरह का है उसकी झलक हमें उसमें दिखाई दे देती है। कि रामचरण को बिठा देते हैं, आग जला देते हैं क्योंकि ठंडी बहुत है और वह ठंड से बहुत बुरी तरह से कांप रहा है, तो उसकी सर्दी दूर करने के लिए उसके लिए आग जला के दे देते हैं। और उसकी लड़की जो है वो जो एक पहाड़ी मर्द है, हमारे पास एक पात्र आता है मर्द, पहाड़ी मर्द, और वो अपने घर में उसको ले जाता है और वो फिर उसको आग सेकने के लिए बिठाकर बोलता है, उसको अपनी बेटी से बातें कर रहा होता है धीमी धीमी आवाज में कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया है। ये चीज हम उस मर्द धीमे धीमे लड़की से बातें करता हुआ कहता है कि पड़ोसी बहुत खराब है, कोई देख तो नहीं रहा था, तूने चारों ओर देख लिया था। यह नीचे देश के आदमी बड़े बदमाश होते हैं, सब जानते हैं। रखेड़ी गांव में रत्तू की घरवाली को एक पंजाबी भगा ले गया था। कोई इन लोगों को घर में पांव कैसे रखने दे। देश के लोग बड़े बदमाश होते हैं, इस गांव के लोग बड़े जालिम हैं, किसी ने देखा तो नहीं। अब ये जो संवाद है ये एक तरह से किसी मुसीबत में फंसे हुए आदमी को बचाना भी है, और अपने आसपास के लोग अगर जान जाएंगे कि तुमने उसको क्यों जगह दी, अपने घर में क्यों रखा उस अनजान व्यक्ति को, तो उसके लिए गांव वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे, ये भी उसके मन में डर है। तो ये भाव जो है इस मर्द के बातों में कई कई बार झलकता है। नीचे के लोग बदमाश होते हैं। देखिए कहा जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। किसी एक व्यक्ति ने ऐसा किया है, और पहाड़ी लोगों के बीच में ये कुछ लोगों ने उनके साथ ऐसा किया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। तो उनके दिमाग में ये मानसिकता रूढ़ हो चुकी है कि जो भी इन जगहों के लोग आते हैं वे बदमाश होते हैं, वे औरत चोर होते हैं। और कहानी का अंत इसी जगह होता है जाके। पूरी रात्रि यानी कि जब तक वह जागा रहता है मर्द, वह इस बात को कई दफा दोहराता है, और इसकी मेहमान नवाजी होती है। एक स्वस्थ यानी कि एक सुंदर औरत, जवान औरत जो है वो उसके लिए खाना लेके आ जाती है, दूध लेके आती है, उसकी सर्दी दूर करने की कोशिश करती है, उसकी टांगे दबाती है। ये पहाड़ी मेहमान नवाजी है। तो इस तरह से वो सब करने के बाद भी तो उसका पति जो है वो बार बार उसको बोल रहा है कि पहाड़ी जो लोग हैं ये बड़े बदमाश होते हैं, ये ऐसा होते हैं। ये संवाद कई कई बार दोहराया जा रहा है, और इस तरह से फिर उसकी पत्नी उसको कहती है कि जाओ भाई तुम ऊपर चले जाओ, इनको मेहमान को अब आराम करने दो, इसको आराम की जरूरत है। ये सब चलता है। तो इसी दौरान फिर वो चला जाता है। इसको भी वो कहती है कि अब तुम ठीक हो या नहीं हो, लेकिन ये तो बेचारा मानसिक रूप से इतना यानी कि विक्षिप्त हो गया है, डर गया है, सहमा हुआ है, और वो यानी कि कोई एकदम वहां पे जिसको हम कहेंगे आराम नहीं ले पा रहा है, भले उसको आरामगाह मिल गई है।
तो किसी तरह से रात बीत जाती है, उस सुंदर स्त्री की आंखें दिमाग में चलती हैं, वो कुछ दाव चलते हैं, कुत्तों का भौंकना चलता है। इसी तरह से इसी उलझन में उसका जो है वो सुबह हो जाती है और सुबह उसको धकेल के जगा दिया जाता है। जब उठो पहुना जी, ये संवाद होता है और अगली बात जो है वो पूरी मर्द करता है। कहता है, मर्द के कठोर कंठ ने उस बात को पूरा किया। दिन चढ़ने को हो रहा है, पड़ोसी बैलों को घास डालने के लिए उठते होंगे। इस बदमाश को गांव से निकाल आऊं, नहीं तो दाव के इसके 2 टुकड़े करके खेत में डाल दूं कुत्तों के सामने। ये एक डराने की स्थिति है उसको। और असल में उसका बेचारे का, मर्द का अपना भी एक डर है कि उसके पड़ोसी लोग उसको नहीं जीने देंगे, बड़े जालिम लोग हैं। वो बार बार इस बात को कहता है कि बड़े। तो इसी तरह से स्त्री जो है वो शहद और मक्खन चुपड़ी, मक्का की एक बड़ी सी रोटी हथेली पर लिए पौने जी दूर राह में पानी पीने के लिए रख लो। यानी कि वो एक मक्की की रोटी, माखन लगा हुआ है, शहद लगा हुआ है उसको, और वो उसके लिए लेके आ जाती है। कहती है कि तुम इसको रखो, तो ले जाओ, तुम्हें सफर करना है और तुम्हें पानी पीने के लिए ये काम आएगी। खाना खा लोगे तो आराम से पानी पी सकोगे। इस तरह से वो ले लेता है और फिर मर्द उसके आगे आगे हो लेता है और उसको वो उसके पीछे पीछे गिरता पड़ता, यानी कि मर्द जो है वो उसको सड़क के पास छोड़ देता है जाके। और यहां से ये जो पहाड़ी व्यक्ति है, मर्द जो है उसको सड़क पर छोड़ने के बाद जो संवाद बोलता है वो क्या है? चल जा जहां से बदमाश, खबरदार किसी से कहा कि घर में टिकाया था, मैं बड़ा जालिम आदमी हूं, बोटी बोटी काट डालूंगा। आ गया मेहमान बनकर औरत चोरों के देश का बदमाश। ये औरत चोरों के देश का बदमाश जो है, यह एक रूढ़ हो चुकी मानसिकता है उन लोगों के अंदर कि ये जो लोग आते हैं ये बहुत चालाक होते हैं। गांव के वातावरण और पहाड़ी वातावरण में 2 कहावतें हैं, आप इनको जानने, इन कहावतों से इस कहानी को समझ सकते हैं। देखिए, कहते हैं कि डोगरी चाहते हैं कि खौरे पानिए दा ते बखले मानुए दा बसा नहीं खाना। और यही कहावत बहुत पहाड़ी इलाकों में जब हम चले जाते हैं तो उनके यहां इस तरह से हो जाती है कि खोरे पानिए दा या खोदले पानिए दा ते चिकले मानुए दा बसा नहीं खाना। यानी कि ये जो 2 कहावतें हैं, इनके भीतर इस कहानी से दोनों कहावतें जीवंत हो जाती हैं फिर से, कि वह लोग अजनबी पर भरोसा नहीं करना। जैसे कि गंदे पानी पर भरोसा ना करें, उसमें ना कूद जाएं कहीं, क्या पता वो कितना गहरा है, क्या वो कैसा है। इस तरह से बखले मानो यानी कि एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहावतें रूढ़ हो चुकी हैं, जो चल रही हैं। यही पहाड़ी इलाकों में मैं कह रहा हूं, जब ये पहाड़ी इलाकों में हम चले जाते हैं दूर दराज के, तो वहां पे ये इस तरह से है कि वही गंदे पानी का भरोसा नहीं करना है, और जो नीचे के देश के जो लोग आए होते हैं इनके ऊपर भी भरोसा नहीं करना होता है। देख लीजिए, ये कहानी कह रही है कि तो ये सारी स्थिति है। तो ये कहानी का एक सार तत्व है जो मैंने आपको सार या कहानी बताई है। इसके बाद इसके तत्वों का विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। तो फिर से कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब कहानी को जरूर पढ़ें। कहानी को जिन्होंने नहीं पढ़ा, कहानी को पढ़ें, आनंद लें। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी बहुत 10-12 पेज की है, लेकिन कथ्य छोटा है, कहानी बड़ी है, यानी कि पेज बड़े हैं। कारण इसका यह है कि उसको लंबे होने का जो कारण बन जा रहा है कहानी का, 12 पेज 10-12 पेज, उसकी वजह यह है कि लेखक पूरे वातावरण इस मानसिक त्रासदी को, 2 रूढ़ हो चुकी मानसिक त्रासदियों को दर्शाने के लिए उसने जो एक वातावरण बुना है, उसके लिए इतना वातावरण बुनना जरूरी था। इससे कम बुन लेते तो काम नहीं चलता। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।